पूनम जल्दी करो, देर हो रही है। जब मेरे पति की कठोर आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मैं नींद से जाग गई। मैं बहुत गुस्से में थी कि यह सब क्या है। सुबह सुबह उठो और बिना खाए पिए पैसे कमाने निकल जाओ। मैंने अपने पति की आवाज़ को अनसुना कर दिया और बिस्तर पर ही लेटी रही। कुछ देर बाद मेरे पति मेरे पास आए और मेरे ऊपर से रजाई खींचकर गुस्से से बोले, क्या तुम घोड़े बेचकर सो रही हो? मैं पागलों की तरह हूँ, तुम्हें आवाज़ पर आवाज़ दे रहा हूँ। मेरा पारा हाई होने से पहले जल्दी से नीचे उतरकर आ जाओ। मुझे बहुत ज़ोरों का गुस्सा आ रहा है। यह कोई आज की बात नहीं है। प्रवीण मुझे ऐसे ही पारा हाई होने की धमकी देते थे। आज मैं भी बिना किसी के डर से फिर बिस्तर पर लेट गई, क्योंकि प्रवीण मुझे हमेशा धमकाता था, कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया था। मैं हमेशा उसकी धमकियों से डर कर जाती, लेकिन आज मेरा दिल नहीं चाह रहा था उठने को। जो होगा देखा जाएगा, यही सोचकर मैं रजाई में लेटी रही। 5 मिनट बाद उसकी नज़र फिर मुझ पर पड़ी कि अब तक मैं पड़ी सो रही हूँ, लेकिन शायद मेरी किस्मत ख़राब थी। इस बार जब प्रवीण आया तो उसने मुझे धमकी नहीं दी, बल्कि मेरे बाल खींचकर मुझे खड़ा कर दिया और बोला, मैं क्या कह रहा हूँ? तुम्हें पहले दिन ही समझा दिया था कि मुझे गुस्सा मत दिलाना, मगर तुम पर कोई असर ही नहीं होता। चलो अब ऐसे ही चलो। इतना बोलकर प्रवीण ने मुझे घर से बाहर धक्का दिया, जबकि मैं तो अभी पूरी तरह नींद से भी नहीं जागी थी। मेरे बिखरे हुए बाल थे, पैरों में चप्पल नहीं थी और मैं हक्का बक्का चेहरा लिए हुए प्रवीण के पीछे की खींची चली जा रही थी। मैंने कई बार कहा कि मेरा हाथ छोड़ दो, मैं खुद चली जाऊंगी, जिस पर प्रवीण ने गुस्से से कहा था कि यह नौबत तो तुम खुद लेकर आई हो। जब मैंने तुमसे एक बार कह दिया था कि तुम्हें एक बार में मेरी बात तो समझ आती ही नहीं है। जब प्रवीण मेरी बात नहीं मानी तो हार मानकर मैं चुप हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्से के घूंट पीकर रह गई। लेकिन मैं सिर्फ गुस्सा ही कर सकती थी, वह भी अंदर ही अंदर। प्रवीण की बात मानने के सिवाय मेरे पास कोई चारा नहीं था। थोड़ी देर बाद हम एक टूटी फूटी दुकान के सामने पहुंच गए थे। उस दुकान पर बहुत कम लोग आते जाते थे। दुकान के मालिक ने जैसे ही हमें देखा, सर के इशारे से हमें अंदर जाने के लिए कहा। प्रवीण और मैं दोनों दुकान के अंदर बने बेसमेंट में चले गए, जहां पर प्रवीण अलमारी खोली। अब प्रवीण चुपचाप अपना काम कर रहे थे, मुझसे कुछ कह नहीं रहे थे। अलमारी से प्रवीण ने कुछ कपड़े मेरी तरफ किए और कुछ कपड़े निकालकर खुद पहनने लगे। यह फटे पुराने कपड़े थे। आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसीलिए प्रवीण के हाथ से कपड़े लेकर मैंने एक तरफ रख दिए, जिस पर प्रवीण मेरे गाल पर एक जोर तमाचा रखा था और कहा था, खबरदार अगर कोई और ड्रामा किया तो। प्रवीण का इतना गुस्सा मुझे डराने के लिए काफ़ी था। काम कुछ ही देर में मेरा और प्रवीण का हुलिया बिल्कुल बदल चुका था। आज मेरा बार बार रोने का दिल कर रहा था। आंखों में आंसू आते तो प्रवीण से छुपाकर आंसू पोंछ लेती, नहीं तो प्रवीण और गुस्सा करता। शादी के बाद यह पहली बार ऐसा हुआ था कि प्रवीण ने मुझ पर हाथ उठाया था, नहीं तो इससे पहले प्रवीण सिर्फ और सिर्फ धमकी देते थे और मैं प्रवीण की बात मान भी लेती थी। लेकिन प्रवीण अपने धमकियों को असल रंग दे देंगे, यह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे नीचे बेसमेंट में ही छोड़कर प्रवीण ऊपर चले गए और दुकान के मालिक से कुछ पूछने लगे। मुझे पता था कि प्रवीण क्या पूछ रहे हैं, इसीलिए बेकार की उत्सुकता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद बातचीत के बाद दुकान के मालिक ने प्रवीण की तरफ एक पेपर सिग्नेचर के लिए बढ़ा दिया और कुछ इशारा किया। मैं इस इशारे को भी पहचानती थी।
इशारा पाते ही मैं चुपचाप उठकर प्रवीण के पीछे चल दी। अब हम सड़क पर आ चुके थे। थोड़ी देर बाद हम एक मॉल के सामने आ गए। प्रवीण ने मुझे बाहर पार्क में खड़ा कर दिया और खुद मॉल के अंदर चले गए। बाहर बहुत गर्मी थी, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। क्या पता इतने लोगों के बीच में ही मुझ पर फिर से हाथ उठा देते। इसीलिए चुपचाप उस सड़ी गर्मी में ही वहीं पार्किंग में खड़ी रही। थोड़ी देर बाद एक अमीर आदमी की गाड़ी वहाँ पर आई। मैं जल्दी से उसके पास बढ़ गई और अपने हाथ आगे बढ़ाकर उसे कुछ पैसे मांगने लगी। उस अमीर आदमी ने मेरी तरफ तो बहुत ही गुस्से से देखा और मुझे गुस्से की हालत में मेरी तरफ कुछ पैसे उछाल दिए। उस आदमी के लिए वह पैसे बहुत थोड़े थे, लेकिन मेरे लिए वह पैसे बहुत हैं। अगर मैं अपनी मर्ज़ी से भीख मांगती तो इतने ही पैसे में अपना गुजारा कर लेती और इस गर्मी से बच जाती। लेकिन सच, प्रवीण ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने देते। तो चुपचाप उसी गर्मी में खड़ी अपना काम करती रही। धीरे धीरे करके पार्किंग में गाड़ियों की लाइन लगने लगी। मैं हर आने वाले से के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगती और हर आने वाला मेरे हाथ पर कुछ ना कुछ पैसे रख देता। खड़े खड़े मेरी कमर दर्द करने लगी थी, मेरे पैर भी दुखने लगे थे। थोड़ी ही देर में एक पेड़ की छांव में बैठ गई। इतनी देर में 5 गाड़ियां मेरे सामने से निकल गई थी, लेकिन मैं उनसे भीख मांगने के लिए नहीं उठी। तभी प्रवीण मॉल के बाहर आ गए और जब उसने मुझे देखा तो गुस्सा आ गया। गुस्से से मेरे पास आया और बोला, यह क्या कर रही हो तुम? आराम से बैठी हो और देखो तुम्हारे सामने से कितनी गाड़ियाँ निकल गई हैं। ऐसे होता है क्या धंधा? अगर तुम्हें काम नहीं करना तो मैं तुम्हें चुपचाप बता दूँ, मैं तुम्हें तलाक देकर तुम्हारी छुट्टी कर देता हूँ, फिर अपने मन की मर्जी करती रहना। सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, प्रवीण मेरी कमर अभी। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि प्रवीण मेरी कमर में एक लात मारी। लो, हो गई तुम्हारी कमर ठीक। उस समय मैं बैठी हुई थी और प्रवीण खड़ा था, इसीलिए प्रवीण की यह हरकत और आसपास खड़े लोग नहीं देख पाए थे। प्रवीण की लात इतनी तेज़ थी कि मैं दर्द से बिलबिला उठी थी। मैं अपने दर्द से संभल भी नहीं पाई थी कि मेरे बालों से पकड़कर उठाया था और कहा, चुपचाप अपने काम पर लग जाओ, जब तक मैं ना कहूँ यहाँ से हिलना भी मत। यह कहकर प्रवीण वापस मॉल के अंदर चले गए। मैं पूरे दिन की भूखी प्यासी थी, ऊपर से इतनी तेज़ गर्मी और सोने पर सुहागा था कि प्रवीण के लात ने किया। मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन मजबूरी में मैं खड़ी हो गई और दोबारा भीख मांगने लगी। प्रवीण ने इससे पहले कभी ऐसा नहीं किया था, लेकिन पता नहीं आज क्या हो गया था। भूखे रहने की वजह से मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन मैं प्रवीण को मौका देना नहीं चाहती थी, इसीलिए ना चाहते हुए भी काम पर लगी रही। जब प्रवीण अपने काम से फ्री होकर आए तो हम टैक्सी पकड़कर वापस उसी दुकान में चले गए और कपड़े उतारकर रखने के बाद प्रवीण ने कागज़ पर साइन किए और हम फिर से घर वापस आ गए। काश घर वापस ना आए होते, क्योंकि प्रवीण ने घर आते ही पूरे दिन का गुस्सा निकाल दिया था। दर्द से मेरा पूरा शरीर चित्कार उठता। पहले मैं उन लड़कियों पर हंसा करती थी जो अपने पतियों की मार खाकर भी अपने पतियों के साथ ही रहती थी, और मैं सोचती कैसी बेवकूफ़ औरत है, इतनी मार खाने के बावजूद भी पति को नहीं छोड़ती। मैं उन औरतों को लंबा लंबा लेक्चर दिया करती थी, लेकिन आज जब वही सब कुछ मेरे साथ हुआ तो मेरे जैसे मेरी जुबान चली गई थी। मुझे पीटकर और मुझे घर के अंदर करके दूर जा चुके थे। मेरा पूरा शरीर दुख रहा था। मैं तो यहाँ पर किसी से मदद भी नहीं मांग सकती थी। अपने देश, अपने शहर, अपने घर में से मैं इतनी दूर थी कि मैं किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला सकती थी, ना ही यहाँ से भाग कर जा सकती थी। मैं तो यहाँ के रास्ते को भी नहीं पहचानती थी और भागकर
जाती तो कहाँ जाती। यहाँ के लोगों की भाषा भी दूसरी थी। सब लोग इंग्लिश में बात करते थे और मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। रोते रोते पता नहीं कब दीवार से टेक लगाकर ही सो गई। सुबह मेरी आंख प्रवीण की आवाज़ पर खुली थी। आज प्रवीण मुझे बहुत ही प्यार से उठा रहे थे। कल वाले गुस्से की कोई भी झलक प्रवीण की नज़र में नहीं थी। आज का प्रवीण कल के प्रवीण से बिल्कुल बदला हुआ था। प्रवीण ने मेरे बालों में उंगलियां फिराते हुए मुझे उठाया। कहने लगा, पूनम उठ जाओ, कुछ खा लो, तुमने कल से कुछ नहीं खाया है। अब तो प्रवीण का इतना ज़्यादा प्यार मुझे डराने लगा था। आज मैंने गुस्सा दिखाने की गलती नहीं की। गुस्सा दिखाने का अंजाम जो है मैं कल भुगत चुकी थी। मैं चुपचाप उठकर प्रवीण के पीछे चल दी। प्रवीण मुझे खुद ही अपने हाथों से नाश्ता कराने लगा। मैं तो आंखें फाड़े प्रवीण को देखती रही थी। कल से पहले कभी प्रवीण ने मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया था, तो अब से पहले कभी इतना प्यार भी नहीं जताया था। जैसे ही नाश्ते का पहला निवाला मुंह में डाला तो सबसे पहला ख्याल यही आया कि शायद मैं कोई सपना देख रही हूँ, क्योंकि इतना शानदार नाश्ता मैंने इससे पहले कभी नहीं किया था। हमारे घर में कभी खाना नहीं बनता था। प्रवीण बहुत ही सस्ते से होटल से खाना लेकर आते थे, जो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं होता था, बस गुजारे लायक होता था। मैं कल की भूखी थी, खाने पर टूट पड़ी और जी भरकर खाना खाया। खाना खाने के बाद प्रवीण मेरी तरफ एक दूध का गिलास बढ़ा दिया, साथ में 2 गोलियां भी पकड़ा दी। कहा कि दूध के साथ तो खा लो, तुम्हें दर्द से आराम मिलेगा। मैं चुपचाप प्रवीण की सारी बातें मानती चली गई। दूध का गिलास पकड़ा और चुपचाप गोलियां दूध से खा ली। और फिर उसके बाद प्रवीण मुझसे अपने कल वाले रवैये के लिए माफ़ी भी मांगने लगे थे। मैंने भी प्रवीण को माफ़ कर दिया। प्रवीण को माफ़ करने के सिवाय मेरे पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था। तो यहाँ से भागकर जा कहाँ सकती थी, ना ही प्रवीण से लड़ सकती थी। प्रवीण से लड़ने का मतलब था कुएं में गिर जाना। प्रवीण बहुत ही प्यार से बोला, पूनम दिल तो नहीं कह रहा कि तुम्हें इस हालत में काम पर लेकर जाऊं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, काम तो जाना ही पड़ेगा। मेरा शरीर दर्द कर रहा था। कल की चोटों का दर्द अभी था। जब प्रवीण का रवैया बदला हुआ देखा तो मैंने भी कहा, प्रवीण रहने दो ना, आज नहीं चलते हैं। इस बार प्रवीण बोला, पूनम काम पर तो चलना होगा, लेकिन मैंने तुम्हारी सुविधा के लिए कुछ इंतजाम किया है। वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले आए तो सामने व्हील चेयर पड़ी थी। कहने लगा, देखो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, तुम इस पर बैठकर काम करना, अब तुम्हें पैदल नहीं चलना पड़ेगा। व्हील चेयर देखते ही मुझे गुस्से के मारे मेरा पूरा बुरा हाल हो गया था। यानी कि अब प्रवीण इतना गिर गया था कि मेरे जख्मों से भी पैसे कमाना चाहता था। मैंने आज फिर अपनी मनमानी की और प्रवीण की बात नहीं मानी। मैं व्हील चेयर पर नहीं बैठी। मेरे मना करने पर प्रवीण का रवैया बदलने लगा था। प्रवीण ने अगली बार थोड़ा चीख कर कहा, पूनम सुनाई नहीं देता, व्हील चेयर पर जाकर बैठ जाओ। फिर मेरी मजबूरी थी, फिर से माँ सामने आ गई। अगर प्रवीण की बात ना मानती तो प्रवीण आज मुझे फिर से जानवर की तरह पीटता। मैं चुपचाप जाकर व्हील चेयर पर बैठ गई। थोड़ी देर में मैं और प्रवीण फिर से उसी दुकान के सामने पहुँचे। इस बार प्रवीण ने मुझे कपड़े बदलने के लिए नहीं दिए। कहने लगा, तुम ऐसे ही ठीक हो। थोड़ी देर बाद हम फिर से एक मॉल की पार्किंग में आ गए, लेकिन इस बार प्रवीण अंदर नहीं गया, लेकिन मेरी व्हील चेयर पकड़े हुए वहीं पार्क में खड़ा रहा। और मेरी हैरत की हद तो ना रही। इस बार हमें लोगों से भीख मांगने नहीं जाना पड़ा, बल्कि लोगों को खुद ही मेरे पास आते हैं और मेरी झोली में पैसे डालकर चले जाते। आज एक ही दिन में हमारे पास इतने सारे पैसे हो गए थे कि शायद 1 महीने में भी हम जमा नहीं कर पाते। प्रवीण तो खुशी से पागल हो रहा था। वह बार बार मुझसे पूछता, पूनम भूख तो नहीं लगी, कुछ खाओगी तो नहीं। मुझे भूख तो बहुत लगी थी, लेकिन गुस्से के मारे मेरा बुरा हाल था, इसीलिए मैंने कुछ भी खाने के लिए मना कर दिया। अपनी किस्मत पर अंदर ही अंदर खून के आंसू रो रही थी। मेरे सामने यूँ टूटकर बिखर जाएंगे, कभी सोचा ही नहीं था। जब प्रवीण से शादी हुई थी तो कितने सपने सजाकर आई थी मैं। बहुत ही अच्छे खाते पीते घर वालों से संबंध रखती थी। बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजारी थी मैंने। अपने पूरे घर की लाडली थी मैं। लेकिन कहते हैं ना, जो सबसे ज़्यादा लाड प्यार से
पाला जाता है, ज़िंदगी उसके साथ ही सबसे भयानक मजाक करती है। और मेरे साथ भी ज़िंदगी ने एक ऐसा ही गंदा भयानक मजाक किया था। बचपन से ही मेरा सपना पुलिस में जाने का था, लेकिन हम एक छोटे से गांव के नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही